नमस्कार दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा इजी टॉपिक के बारे में। महत्वपूर्ण दोस्तों इस प्रकार होगा कि काफ़ी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, और इजी इसलिए होगा क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का जो टाइटल रहेगा दोस्तों वो रहेगा राजस्थान में पुस्तकालय। टॉपिक का जो टाइटल है दोस्तों वो है राजस्थान में पुस्तकालय। राजस्थान में पुस्तकालय। राजस्थान में पुस्तकालय। दोस्तों, राजस्थान में जो लाइब्रेरीज है, पब्लिक लाइब्रेरीज है, उनके बारे में हम इस टॉपिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि कौन सी लाइब्रेरीज कहाँ अवस्थित है, उनकी स्थापना किस प्रकार की गई, किसके द्वारा की गई, तथा कौन कौन से ग्रंथ उसमें अवेलेबल है, कौन कौन से विभाग उसमें अवेलेबल है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि किस विभाग के द्वारा ये पब्लिक लाइब्रेरीज है, इनका डेवलपमेंट है या फिर उनकी जो देख रेख है, इनका जो संचालन है वो किया जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरीज से। तो पब्लिक लाइब्रेरीज तक जाने से पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि इन पब्लिक लाइब्रेरीज को राजस्थान में किस विभाग के अंडर या फिर किस विभाग द्वारा संचालन हुआ है, इसकी देखरेख का कार्य जो है किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों 1956 की। 1956 किस प्रकार इंपॉर्टेंट है दोस्तों? 1956 में हुआ क्या था, इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान में 1956 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान में सन 1956 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1956 को क्या किया गया? राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। राजस्थान में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम, ठीक है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रदेश के राजकार्य में हिंदी को बढ़ावा देने व प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण हिंदीकरण की नीति को लागू करने के लिए सन 1965 को एक भाषा विभाग की स्थापना की गई। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और पूर्ण रूप से हिंदीकरण की नीति को लागू करने के लिए, प्रशासनिक कार्यों में हिंदीकरण की नीति को लागू करने के लिए एक भाषा विभाग की स्थापना की गई। कब? 1965 में। 1965 में क्या किया गया दोस्तों? 1965 में भाषा विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, भाषा विभाग की स्थापना की गई। 1956 में भाषा विभाग की स्थापना की गई। इसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा 1965 के बाद राजस्थान सरकार द्वारा 31 जनवरी 2001 को सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए इस भाषा विभाग को सार्वजनिक पुस्तकालयों के साथ जोड़ दिया गया, फिर कंबाइंड कर दिया गया और एक नया विभाग स्थापित किया गया जिसे हम वर्तमान समय में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या किया गया? 31 जनवरी 2001 को, डेट आप बिल्कुल याद कर लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। 31 जनवरी 2001 को क्या किया गया दोस्तों? इससे भाषा विभाग को और इसके साथ में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंबाइंड किया गया, फिर जोड़ दिया गया। ठीक है, भाषा विभाग प्लस सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, भाषा विभाग और सार्वजनिक पुस्तकालयों को कंबाइन कर दिया गया, जोड़ दिया गया और एक नए विभाग की स्थापना की गई। कब? 31 जनवरी 2001 को। ठीक है, नया विभाग जो स्थापित हुआ था दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो हुआ था दोस्तों भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। ठीक है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग।
पुस्तकालय विभाग। इस भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई थी 2001 में। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा 31 जनवरी 2001 को भाषा विभाग प्लस इसके साथ में और कौन थे? राजस्थान के जो सार्वजनिक लाइब्रेरीज, तो पब्लिक लाइब्रेरीज थी, उनको, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और नए विभाग की स्थापना कर दी गई, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। ठीक है, ये विभाग जो है दोस्तों मुख्य रूप से राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास, संचालन तथा देखरेख का कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में ये विभाग क्या कार्य कर रहा है? जो पब्लिक लाइब्रेरीज है, उन पब्लिक लाइब्रेरीज की देखरेख, उनका संचालन और उनके विकास का कार्य ये विभाग कर रहा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों के डेवलपमेंट से या फिर उनकी देखरेख से संबंधित है, तो वो है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों ये जो विभाग है यह है राजभाषा हिंदी के विकास पर भी कार्य कर रहा है। जो राजस्थान की जो राजभाषा है हिंदी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिंदी के विकास पर भी ये विभाग कार्य कर रहा है, इसके डेवलपमेंट पे ये कार्य कर रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कि राजस्थान में ये विभाग कौन कौन से लाइब्रेरीज है जिनके डेवलपमेंट का कार्य या जिनकी देखरेख का कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है, तो उनकी पर्टिकुलरली हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं कि कौन कौन से और कितने ऐसे लाइब्रेरीज है जिनकी देखरेख ये विभाग कर रहा है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की अगर दोस्तों बात करें तो ये संख्या में राजस्थान में 1 है। ठीक है, ये एक जो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है, इसका डेवलपमेंट जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा। इसके बाद में बात करूं तो मंडल पुस्तकालय भी है, मंडल पुस्तकालय है, मंडल पुस्तकालय, मंडल पुस्तकालय दोस्तों संख्या में मैं आपको बता दूं कि 7 है। ये मंडल पुस्तकालय 7 मंडल पुस्तकालय है। इसके बाद और भी बात करूं दोस्तों तो और है जिला पुस्तकालय, और की अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर के है जिला पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय की दोस्तों हम बात करें तो वो है संख्या में 33। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं कि तहसील स्तर पे कितने या फिर खंड स्तर पे कितने पुस्तकालय, पंचायत समिति स्तर पे कितने हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो 4 नंबर का जो दोस्तों है वो है हमारा तहसील स्तर, तहसील या फिर इसको जिसको बोल सकते हैं खंड स्तर पर, तहसील या खंड स्तर पर। तो तहसील या खंड स्तर पर दोस्तों कितने पुस्तकालय हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये संख्या में 6 पुस्तकालय हैं। 6 पुस्तकालय ऐसे हैं जो तहसील या खंड स्तर पर स्थापित किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि पंचायत समिति पुस्तकालय, पंचायत समिति पुस्तकालय, पंचायत समिति पुस्तकालय दोस्तों पंचायत समिति की अगर मैं बात करूं तो 276 टोटल 276 पुस्तकालय पंचायत समिति स्तर पर अवेलेबल है 8% में। ठीक है दोस्तों, काफी डाटा जैसे ये आपको ये जो मंडल पुस्तकालय कई किसी बुक्स में 9 मिलेंगे आपको, ये आपको 8 मिलेंगे, ये 222 मिलेंगे, कहीं 278 मिलेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जो डाटा मेरे द्वारा इस क्लास में दिया जा रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक है, जिसको आप कहीं भी चैलेंज कर सकते हो या कहीं भी आप चुनौती उसको दे सकते हो। अगर इसका सोर्स किसी को पूछना हो कि क्या है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। इसके बाद में अगर दोस्तों मैं बात करूं कि इन पुस्तकालयों का संचालन कार्य है वो किस विभाग द्वारा किया जाता है, तो 2 अलग अलग विभागों में से बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर एग्जाम क्वेश्चन पुट आउट हो कि राजस्थान में कुल कितने पुस्तकालय संचालित किए जा रहे हैं, पब्लिक लाइब्रेरी जो है कुल कितनी पब्लिक लाइब्रेरीज संचालित है, तो कुल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 323 ऐसे पुस्तकालय हैं सार्वजनिक स्तर के, 323 पुस्तकालय है जो कि वर्तमान में संचालित है। ठीक है, अगर पूछा जाए मंडल पुस्तकालय कितने हैं तो 7 है संख्या में,
इसके अलावा पूछा जाए जिला पुस्तकालय कितने हैं, तो वो जिला पुस्तकालय जो बता रहा हूँ वो 33 है, 33। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के बारे में पूछा जाए कि केंद्रीय पुस्तकालय कितने हैं, तो वो संख्या में 1 है। इस प्रकार आपकी संख्या भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ये जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरीज है, ये किस किस विभाग के अंडर, इनको अलग अलग विभाग के अंडर बांटा गया है। तो दोस्तों मैं बात करूँ कि कंटिन्यूइंग 4 की, कि राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, मंडल पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय और तहसील पुस्तकालय, ये जो 4 जो लाइब्रेरीज है, ये जो लाइब्रेरीज है दोस्तों, ये लाइब्रेरी आती है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग इनका प्रशासनिक और साथ में वित्तीय नियंत्रण का जो कार्य है वो वर्तमान समय में कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण का जो कार्य है, प्रशासनिक व वित्तीय, प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण का कार्य है, वित्तीय नियंत्रण का कार्य, ये कार्य दोस्तों किया जा रहा है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा। ठीक है दोस्तों, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा इसका प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बच गया दोस्तों आपका पंचायत समिति पुस्तकालय। पंचायत समिति जो पुस्तकालय है दोस्तों, ये 276 संख्या में, और ये जो पुस्तकालय है दोस्तों, ये पुस्तकालय वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन ये कार्य कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पंचायत समिति पुस्तकालय है दोस्तों, ये पंचायत समिति जो लाइब्रेरीज है, ये लाइब्रेरीज माध्यमिक स्कूल लेवल पे खोली गई है। ठीक है, जो कि पंचायत समिति स्तर पे है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ से पुट आउट हो सकता है कि पंचायत समिति पुस्तकालय जो है वो किसके अंडर कार्य कर रहा है वर्तमान समय में, तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहा है। और इसके अलावा जो 4 जो लाइब्रेरीज जो बच गई है, जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय, मंडल स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय, ये वर्तमान समय में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा या पुस्तकालय विभाग के अधीन कार्य कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इस विभाग द्वारा कुछ पर्टिकुलर कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूं, या कुछ पंचांग अनुसार कुछ महत्वपूर्ण दिवस या कुछ जयंतियां भी घोषित की गई है, जिनका आयोजन इस विभाग द्वारा किया जाता है, समय समय पर आयोजन इसका किया जाता है। उनकी भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जयंतियां हैं या कौन कौन से ऐसे दिवस है जिनका आयोजन इस विभाग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इनके बारे में भी काफी सारे एग्जाम्स में, यहाँ तक कि आपके जीके लेवल में भी मान लो आप जनरल नॉलेज के लिए भी इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से दिवस और कौन कौन सी जयंतियां इस विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। तो सबसे पहले बात करता हूँ जनवरी से। ठीक है दोस्तों, तो जनवरी में लेता हूँ दोस्तों 12 जनवरी। 12 जनवरी, 12 जनवरी को दोस्तों इस विभाग द्वारा, यानी कि भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। 12 जनवरी को कौन सी जयंती मनाई जाती है? स्वामी विवेकानंद जयंती, विवेकानंद जयंती। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जयंती इस विभाग द्वारा 12 जनवरी को मनाई जाती है। इसके बाद की मैं बात करूं दोस्तों, तो बाद की डेट है 21 मार्च। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च। 21 मार्च को दोस्तों कविता दिवस मनाया जाता है। कविता दिवस, कविता दिवस मनाया जाता है कब? 21 मार्च को इस विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, या इस विभाग द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो नेक्स्ट डेट है हमारी इसी से रिलेटेड 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल, मार्च के बाद में अप्रैल, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस में, पुस्तक दिवस दोस्तों, ये जो भी दिवस और जयंती मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, ये कोई मेरी तरफ से क्रिएट की हुई नहीं है, इस विभाग द्वारा
घोषित की गई है, फिर इस विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करूँ कि अप्रैल के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, मई में हम लेते हैं तो मई में 7 मई की मैं बात करता हूँ। 7 मई, 7 मई को दोस्तों मनाई जाती है टैगोर जयंती। टैगोर जयंती, ठीक है दोस्तों, 7 मई को टैगोर जयंती। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूँ मई में, तो 22 मई, 22 मई काफी इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस। सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस, पुस्तकालय दिवस। सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट डेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 22 मई के बाद में जुलाई, मई, जून, जुलाई की बात करते हैं हम। 31 जुलाई की, 31 जुलाई, 31 जुलाई की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती मनाई जाती है। ठीक है, 31 जुलाई को कौन सी जयंती मनाई जाती है? प्रेमचंद, या मुंशी प्रेमचंद जयंती। मुंशी प्रेमचंद जयंती, मुंशी प्रेमचंद जयंती, प्रेमचंद जयंती। ठीक है दोस्तों, प्रेमचंद जयंती कब मनाई जाती है? तो 31 जुलाई को। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं तो दो नेक्स्ट है हमारा 9 अगस्त। 9 अगस्त, 9 अगस्त को मनाई जाती है दोस्तों एस.आर. रंगनाथन की जयंती। ठीक है, एस.आर. रंगनाथन जयंती, इसको हम कह सकते हैं रंगनाथन जयंती। रंगनाथन जयंती, रंगनाथन जयंती कब मनाई जाती है? 9 अगस्त को। आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहीं 9 अगस्त और कहीं 12 अगस्त, तो बता दूं आपका जो ये विभाग है दोस्तों, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, इस विभाग द्वारा 9 अगस्त को ही रंगनाथन जयंती घोषित की गई है। ठीक है, 9 अगस्त ही ये ऐसा रंगनाथन का जन्म दिवस मानते हैं और मनाते भी हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं कि 9 अगस्त के बाद में सितंबर की। ठीक है, तो 9 सितंबर, 9 सितंबर, 9 सितंबर, 9 सितंबर किस प्रकार रिलेटेड है? तो 9 सितंबर को दोस्तों भारतीय हिंदू दिवस मनाया जाता है। भारतीय हिंदू दिवस, भारतीय हिंदू दिवस मनाया जाता है कब? 9 सितंबर को। 9 सितंबर को भारतीय हिंदू दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ अगली ओर, तो वो है 14 सितंबर। 14 सितंबर, 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर मनाया जाता है। 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ सितंबर के बाद में अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर की हम बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व वयोवृद्ध दिवस। विश्व वयोवृद्ध दिवस, विश्व वयोवृद्ध दिवस, वयोवृद्ध दिवस। ठीक है, विश्व वयोवृद्ध दिवस में कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करूँ कि अक्टूबर के बाद में नवंबर। ठीक है, तो नवंबर में बात करते हैं 14 नवंबर की। 14 नवंबर बाल दिवस। ठीक है, 14 नवंबर, 14 नवंबर को बाल दिवस। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि बाल दिवस जो है वो किसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, ये किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है बाल दिवस। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नवंबर के बाद में दिसंबर की। ठीक है, तो मैं बात करूँ 5 दिसंबर, 5 दिसंबर सभी जानते हैं, जैसे कि 5 दिसंबर विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ नेक्स्ट और, तो वो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को
मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ठीक है, ये इसको घोषित किया गया था मानवाधिकार दिवस को, मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस, ठीक है। मानवाधिकार दिवस को मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा मनाया जाता है, और इसको जो घोषित किया गया था दोस्तों वो किया गया था यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम और बात कर लेते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके अलावा और कौन कौन से दिवस इसके द्वारा मनाए जाते हैं इस विभाग द्वारा, उनकी बात मैं गौर कर लेता हूँ। तो दोस्तों मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है बसंत पंचमी इस विभाग के द्वारा। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को, शुक्ल पंचमी को, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है कौन सी? बसंत पंचमी। कौन सा दिवस? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का जो आयोजन है दोस्तों वो किया जाता है मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को। इसके अलावा दोस्तों एक मनाई जाती है गीता पंचमी, सॉरी गीता जयंती। गीता जयंती मनाई जाती है दोस्तों मार्गशीर्ष एकादशी को, मार्गशीर्ष एकादशी को मनाई जाती है कौन सी? गीता जयंती। मार्गशीर्ष एकादशी को, एकादशी को मनाई जाती है गीता जयंती, गीता जयंती। इस गीता जयंती का आयोजन जो है दोस्तों वो भी किया जाता है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा मार्गशीर्ष एकादशी को। इसके बाद दोस्तों मनाई जाती है महाराणा प्रताप जयंती, इस विभाग द्वारा महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है महाराणा प्रताप जयंती। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कौन सी मनाई जाती है? महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, ठीक है। महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन जो कि दोस्तों किया जाता है वो किया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। इसके अलावा दोस्तों इसके द्वारा मनाई जाती है तुलसी जयंती, तुलसी जयंती श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, तृतीया को तुलसी जयंती, ठीक है दोस्तों, तुलसी जयंती। इस प्रकार इन दिवसों व जयंतियों का आयोजन भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा पंचांग अनुसार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें और इससे रिलेटेड, तो मैंने बताया था दोस्तों मंडल पुस्तकालय के बारे में कि 7 मंडल पुस्तकालय हैं जिनको मंडल पुस्तकालय के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। तो उन मंडल पुस्तकालय की दोस्तों बात कर लेते हैं कि मंडल पुस्तकालय दोस्तों है कौन कौन से। मंडल पुस्तकालय कि कौन कौन से, तो जो सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी उनको मंडल पुस्तकालय का दर्जा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो मंडल पुस्तकालय की दोस्तों बात करूं तो जो भी राजस्थान में जो संभाग है 7 संभाग, उन 7 संभागों को मंडल पुस्तकालय के रूप में दर्जा दिया गया, ठीक है। 7 संभागों की दोस्तों बात करूं तो जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर, ठीक है। तो ये 7 मंडल पुस्तकालय हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं एक एक। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मंडल पुस्तकालय नहीं है निम्न में से, सुमेलित कीजिए, कुछ भी इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मंडल पुस्तकालय दोस्तों बात करूँ तो 1 नंबर पर जयपुर, दूसरा है जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, कोटा, अजमेर, अजमेर, बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के बाद में उदयपुर,
उदयपुर, और उदयपुर के बाद में दोस्तों है भरतपुर लॉस्ट, भरतपुर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार 7 मंडल पुस्तकालय राजस्थान में अवेलेबल है। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों हमने बात की थी कि 33 या 33 जो है जिला पुस्तकालय। ठीक है, जिला पुस्तकालय के बारे में भी हमने चर्चा की थी। जिला पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय। ठीक है, तो इन जिला पुस्तकालय की दोस्तों जो संख्या है वो है 33 की। 33 जिलों में 33 जिला पुस्तकालय स्थापित किए गए। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कौन सा जिला पुस्तकालय जिला मुख्यालय पे स्थित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे भी 7 ही जिला पुस्तकालय ऐसे हैं जो कि जिला मुख्यालय पे स्थित नहीं है। उनकी स्थापना किसी तहसील स्तर पे या फिर पंचायत समिति स्तर पे की गई है। ठीक है, तो ऐसे पुस्तकालय की भी हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो जिला पुस्तकालय हैं जो जिला मुख्यालय स्तर पर नहीं है। ठीक है, ऐसे जिला पुस्तकालय जो जिला मुख्यालय स्तर पर स्थापित नहीं है, जिला मुख्यालय स्तर पर नहीं है, मुख्यालय स्तर पर स्थापित नहीं है, स्थापित नहीं है। ठीक है, इनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे तो पहले दोस्तों मैं बात करूँ कि जोधपुर की, कि जोधपुर का जो जिला मुख्यालय पुस्तकालय है वो कहाँ स्थापित किया गया है। जोधपुर में जो जिला पुस्तकालय दोस्तों, इसकी स्थापना मुख्यालय में न करके इसकी स्थापना की गई है दोस्तों बिलाड़ा में। बिलाड़ा जोधपुर में पड़ता है, बिलाड़ा में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों मैं तो जयपुर की, कि जयपुर का जो जिला पुस्तकालय है वो भी जिला मुख्यालय पर अवेलेबल नहीं है। इसकी स्थापना दोस्तों की गई है कोटपुतली में। ठीक है, कोटपुतली में इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं राजसमंद की, तो राजसमंद का जो जिला पुस्तकालय दोस्तों ये भी जिला मुख्यालय पे अवेलेबल नहीं है। तो इसकी स्थापना दोस्तों की गई है वो की गई है नाथद्वारा में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि अजमेर का जो जिला पुस्तकालय है उसकी स्थापना भी जिला मुख्यालय पे नहीं की गई है। तो उसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो अजमेर वाले की दोस्तों जो स्थापना है अजमेर, इसकी स्थापना की गई है दोस्तों किशनगढ़ में। ठीक है, किशनगढ़ में इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद में दोस्तों और बात करूं मैं कि और कौन कौन से ऐसे, यहाँ तक कि अब तक 4 हो गए, 3 और बचे दोस्तों हमारे, तो 3 की मैं और बात कर लेता हूँ। तो उदयपुर का जो जिला मुख्यालय पुस्तकालय है, उदयपुर का ये भी जिला मुख्यालय पर स्थित नहीं है। इसकी स्थापना की गई दोस्तों सलूम्बर उदयपुर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और मैं बात करूं कोटा की, तो कोटा का जो जिला पुस्तकालय है वो भी जिला मुख्यालय पर स्थित नहीं है। इसकी स्थापना की गई दोस्तों रामगंज मंडी जो कि कहाँ पड़ती है, कोटा में स्थित है। ठीक है, रामगंज मंडी कोटा। इसके बाद में और बात करूं दोस्तों तो बीकानेर का जो जिला पुस्तकालय है उसकी स्थापना भी बीकानेर में करके नोखा में की गई है। ठीक है, कहाँ की गई, नोखा में, बीकानेर का इसकी स्थापना की गई नोखा बीकानेर में। ठीक है, इस प्रकार ये जो 33 जिला मुख्यालय पुस्तकालय है दोस्तों, इन जिला मुख्यालय पुस्तकालयों में से 7 ऐसे जिला पुस्तकालय हैं जिनकी स्थापना जिला मुख्यालय पे न करके किसी पंचायत समिति स्तर पर या फिर तहसील स्तर पर इनकी स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों हम आ जाते हैं अपने भाषा एवं पुस्तकालय विभाग पर फिर पुनः। ठीक है, तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के बारे में दोस्तों बता दूं कि इस विभाग द्वारा एक पत्रिका का भी आयोजन किया जाता है या पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा हम बात करें दोस्तों भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जिसकी स्थापना जो है 31 जनवरी 2001 को की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, इसके द्वारा दोस्तों एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, पत्रिका जिसका दोस्तों नाम है वो है भाषा परिचय। ठीक है,
भाषा परिचय, लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। इस पत्रिका का नाम है भाषा परिचय, ठीक है, भाषा परिचय। दोस्तों इसकी मैं बात करूँ इस भाषा परिचय की, तो दोस्तों इस पत्रिका का जो प्रकाशन है दोस्तों वो शुरू किया गया था 1972 में, ठीक है, 1972 में ये पत्रिका शुरू की गई थी। और वर्तमान समय में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों वो है त्रैमासिक। इस पत्रिका को त्रैमासिक 2006 से इसको त्रैमासिक किया गया है, वर्तमान में ये त्रैमासिक प्रकाशित होती है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको त्रैमासिक कब किया गया था, 2006 से त्रैमासिक, ठीक है, त्रैमासिक किया गया था इसको, कि 2006 से ये त्रैमासिक प्रकाशित हो रही है। इसके साथ ही दोस्तों मैं और बात करूं तो इस पत्रिका से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इस पत्रिका में दोस्तों हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा पर उपयोगी जो पत्रिकाएं उपयोगी जो पत्रिकाएं हैं वो प्रकाशित की जाती है। किससे रिलेटेड, हिंदी भाषा से रिलेटेड, हिंदी भाषा से रिलेटेड या फिर हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा से रिलेटेड पत्रिकाएं इससे पत्रिका में प्रकाशित किए जाते हैं। या हिंदी से रिलेटेड जो भी लेख है दोस्तों, या जो महत्वपूर्ण लेख और जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य से संबंधित जो लेख है उनका प्रकाशन इस पत्रिका में किया जाता है। मतलब ये हिंदी भाषा के लिए यूजफुल है या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य या फिर हिंदी भाषा के उपयोगी लेख, हिंदी भाषा के उपयोगी लेख इसमें प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है, लेख इसमें प्रकाशित किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड जो कुछ भी है प्लस हिंदी भाषा के और भी जो उपयोगी लेख है वो प्रकाशित करने का कार्य जो है वो भाषा परिचय नामक पत्रिका में किया जाता है। और करने का कार्य करता है, प्रकाशित करने का कार्य करता है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। कब से कर रहा है, तो वो कर रहा है 1972 से, ठीक है। और 2006 से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, जो आवृत्ति है वो कर दी गई थी त्रैमासिक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ कि अनुदान की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अनुदान के रूप में इसको जो राशि मिलती है उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया भी था आपको कि RRLF द्वारा कितना अनुदान मैचिंग अनुदान के रूप में इसको प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं कि RRLF जो ट्रिपल RRLF है दोस्तों, वो इसको 60% अनुदान प्रदान करता है। यानी कि 60% जो अनुदान है दोस्तों वो प्रदान कौन करता है, 60% अनुदान इसको प्रदान करता है RRLF, यानी ट्रिपल RRLF इसको 60% अनुदान के रूप में राशि प्रदान करता है मैचिंग अनुदान के रूप में, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इसको 60-40 के अनुपात में ये मैचिंग अनुदान प्रदान करता है किसको, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को। ये विभाग इस अनुदान को सार्वजनिक पुस्तकालयों पर खर्च करता है, ठीक है, इनके डेवलपमेंट के लिए खर्च करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा कितना अनुदान इसको प्रदान किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय लेखा अभिलेखागार की बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार तो ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है दोस्तों, ये इसको 75:25 के रूप में अनुदान प्रदान करता है, ठीक है, 75:25 के रूप में अनुदान प्रदान करता है, जिसमें 75% जो हिस्सा होता है दोस्तों ये होता है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का, और 25% जो राशि है दोस्तों ये वहन करती है राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार वहन करती है। और 75% जो राशि है वो वहन करता है राष्ट्रीय अभिलेखागार। इस प्रकार इसको ये मैचिंग अनुदान के रूप में मिलता है, ठीक है, जिनको ये खर्च करता है किस पे, सार्वजनिक पुस्तकालयों पर। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से लाइब्रेरीज अवेलेबल है और उनका जो डेवलपमेंट है वो कब और किस प्रकार किया गया है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, कौन कौन सी गतिविधियां पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाती है, कौन कौन सी गतिविधियों का संचालन इसके द्वारा किया जाता है, साथ ही कौन कौन सी पत्रिकाएं इनके द्वारा प्रकाशित की जाती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जैसा कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो भी पुस्तकालय हैं लाइब्रेरी साइंस में, उन पुस्तकालयों की हम बात स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला जो लाइब्रेरी है दोस्तों, हम उसकी बात शुरू करते हैं कि पहला जो लाइब्रेरी है केंद्रीय पुस्तकालय, उस केंद्रीय पुस्तकालय के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, केंद्रीय पुस्तकालय का जो नाम है दोस्तों वो है डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। ठीक है, इसकी स्थापना जो दोस्तों वो की गई थी जयपुर में, और स्थापना का जो टाइमिंग काल है दोस्तों वो है 15 अगस्त 1956 को। 15 अगस्त 1956 में डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना दोस्तों मैं बता दूं आपको पर्टिकुलर स्थान के बारे में, तो ये की गई थी दोस्तों महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय में। महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1956 को की गई थी। लेकिन इसे 1990 में अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि जेएलएन मार्ग पर यानी कि जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित है गांधीनगर में। वर्तमान भवन में इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, और 1996 में दोस्तों इस पुस्तकालय द्वारा पुस्तक आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू की गई और एक बाल कक्ष की स्थापना भी की गई। यानी कि पुस्तक आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसकी स्थापना 1956 में कर दी गई थी। 1990 में इसको ट्रांसफर किया गया जेएलएन मार्ग, और 1996 में इसने पुस्तक आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू की और एक बाल कक्ष की स्थापना भी की, जिसमें 5 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं पढ़ते हैं। ठीक है, या स्टडी के लिए आते हैं। दोस्तों बता दूं कि 1996 में इसकी जो है पुस्तक आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू क्यों की गई, इससे पहले ये क्या करा था? तो दोस्तों बता दो ये इससे पूर्व ये पुस्तकालय एक संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, और 1996 से इसने सार्वजनिक रूप में पुस्तक आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू किया, कार्य प्रारंभ किया। तो हम बात कर लेते हैं इसकी दोस्तों कि डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, इसकी जो स्थापना है दोस्तों, स्थापना इसकी की गई थी 15 अगस्त 1956 में। स्थापना जो की गई थी दोस्तों वो की गई थी 15 अगस्त 1956 को। ठीक है, कहाँ की गई? तो महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में पर्टिकुलर रूप से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना की बात करूँ तो 15 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना की गई, और स्थापना की गई थी महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में, और 1990 को इसको स्थानांतरित कर दिया गया वर्तमान भवन में। ठीक है, महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में। ठीक है, महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में इसकी स्थापना की गई, जो कहाँ स्थित है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में इसकी स्थापना हुई है, और वर्तमान भवन में इसको स्थानांतरित किया गया था दोस्तों 1990 को वर्तमान भवन में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान भवन में स्थानांतरित। ठीक है, वर्तमान भवन में स्थानांतरित कब किया गया? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 1990 को। ठीक है, वर्तमान भवन इसका कहाँ स्थित है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू मार्ग गांधीनगर जयपुर में वर्तमान भवन स्थित है। ठीक है, वर्तमान भवन कहाँ स्थित है इसका, उसके बाद ले लेते हैं हम दोस्तों, तो है जेएलएन मार्ग। ठीक है, जेएलएन मार्ग बोले तो जवाहरलाल नेहरू मार्ग गांधीनगर जयपुर में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात होगी 1996 में इस केंद्रीय पुस्तकालय द्वारा पुस्तक आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू की गई। पुस्तक आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू की गई। ठीक है, शुरू की गई 1996 में पुस्तक आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू की गई, और 1996 में एक बाल कक्ष की स्थापना भी इस पुस्तकालय में की गई। ठीक है, 1996 में। ठीक है, बाल कक्ष के बारे में मैंने बता दिया था कि 5 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाएं इसमें अध्ययन करने के लिए आते हैं। ठीक है, 1996 में और क्या किया गया? इसमें एक बाल कक्ष की स्थापना की गई।
बाल कक्ष की स्थापना की गई। ठीक है, बाल कक्ष में 5 से लेके 14 वर्ष की आयु के स्टूडेंट्स, वो सॉरी बालक बालिका स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा जा सकता है आपको कि कितने वर्ष के बालक बालिकाओं को बाल कक्ष में शामिल किया जाता है। तो 5 से लेके 14 वर्ष की आयु तक के बालक स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कि 1996 में पुस्तकालय प्रदान की शुरू की जो प्रक्रिया वो शुरू की गई, और इससे पहले यह एक संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, यानी कि 1996 से पहले ये क्या कर रहा था, ये पुस्तकालय, ये एक संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहा था। संदर्भ पुस्तकालय के रूप में, संदर्भ पुस्तकालय के रूप में, संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है दोस्तों, कार्य कर रहा था, और 1996 में इसने पुस्तक आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो सार्वजनिक लेवल पे शुरू कर दी। इसके बाद दोस्तों पाठ्य सामग्री की बात करूँ इसमें कि इस पुस्तकालय में किस प्रकार की पाठ्य सामग्री अवेलेबल है, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस पुस्तकालय में लगभग 91,385 पुस्तकें अध्ययन के लिए अवेलेबल है। 91,300 पुस्तकें, कुल पुस्तकों की अगर मैं बात करूं, कुल पुस्तकों की बात करूं तो दोस्तों 91,385 पुस्तकें इसमें अवेलेबल है। 91,385 पुस्तकें इसमें वर्तमान समय में अवेलेबल है। इसके साथ दोस्तों बात करूं तो किस प्रकार की पुस्तकें इसमें अवेलेबल है, तो सोशल साइंस से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड, ह्यूमन साइंस से, मैनेजमेंट, इसके बाद में और है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, बायोग्राफी से रिलेटेड, ऐसी काफ़ी सारी पुस्तकें इसमें अवेलेबल है। ठीक है, इसको हिंदी में कह सकते हैं दोस्तों हम सोशल साइंस, जैसे कि सामाजिक विज्ञान है, ह्यूमन साइंस मानविकी विज्ञान है, प्रबंधन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी है, इस प्रकार की पुस्तकें इसमें अवेलेबल है। इसके साथ ही दोस्तों बात करूं कि इस पुस्तकालय में 24 प्रकार के राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्र भी अध्ययन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, 24 प्रकार के राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्र, राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्र भी अवेलेबल है। समाचार पत्र अध्ययन के लिए उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, अध्ययन के लिए उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि 24 प्रकार के अलग अलग जो समाचार पत्र है दोस्तों वो इस पुस्तकालय में अध्ययन स्वरूप उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कि पुस्तकों का जो व्यवस्थापन है दोस्तों वो किस प्रकार से इसमें किया जाता है, सूचीकरण का जो कार्य है वो किस पद्धति पे किया जाता है, और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का जो कार्य है वो किस रूप या किस पद्धति द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो पुस्तक व्यवस्थापन की बात करूँ तो वर्गीकरण की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वर्गीकरण की अगर मैं बात करूँ तो वर्गीकरण का जो कार्य है दोस्तों वो किया जाता है डीडीसी का 19th जो एडिशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि सूचीकरण का जो कार्य है वो किया जाता है डीडीसी बोलते हैं, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का 19वां जो एडिशन है, 19वां एडिशन है, उसके अनुसार इसमें वर्गीकरण का कार्य किया जाता है। वर्गीकरण का कार्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण का जो कार्य है वो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय में किस पद्धति के अनुरूप किया जाता है। ठीक है, तो वो किया जाता है दोस्तों डीडीसी के 19वें संस्करण के अकॉर्डिंग। ठीक है, 19वें एडिशन के अकॉर्डिंग इसमें वर्गीकरण का कार्य किया जाता है। साथ ही बता दूं दोस्तों आपको सूचीकरण का जो कार्य दोस्तों वो किया जाता है ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रिपल सी जिसकी रचना डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा की गई थी। ट्रिपल सी बोले तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ठीक है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड
क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अकॉर्डिंग इसमें सूचीकरण का कार्य किया जाता है। इसके बाद की अगर दोस्तों मैं वो बात करूं तो इस पुस्तकालय को पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज किया गया है। वर्तमान समय ये पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज पुस्तकालय है, ठीक है, पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड। कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड में अगर दोस्तों बात करूं तो इसमें सदस्यता व पुस्तकों के आदान प्रदान का कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है और इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर का निर्माण भी किया गया है, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर के बारे में दोस्तों, तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों e-library.rajasthan.government.in पे। इसके द्वारा सदस्यता व पुस्तक आदान प्रदान का कार्य इस पुस्तकालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता दो, e-library.rajasthan.gov.in, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा या इस तकनीक के द्वारा इस पुस्तकालय में सदस्यता तथा पुस्तक आदान प्रदान के कार्य किए जाते हैं, ठीक है। आप इसके माध्यम से ऑनलाइन अपनी सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं और वहां से आप उसको अपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसके माध्यम से आप स्टडी का कार्य भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसमें और क्या विशिष्ट है, तो और विशिष्ट की दोस्तों बात करूँ तो इसमें एक वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, साथ ही महिला प्रकोष्ठ है, संदर्भ कक्ष है और शोध विद्यार्थियों हेतु सशुल्क वातानुकूलित 8 केबिन बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि जिनका शुल्क शोध विद्यार्थियों को पे करना होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए एक अध्ययन स्वरूप अलग से प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। इसके साथ ही महिला प्रकोष्ठ अलग से, संदर्भ कक्ष है और जो शोध विद्यार्थी है दोस्तों, शोध विद्यार्थियों हेतु अलग से मतलब एयर कंडीशनर जो है 8 केबिन बनाए गए हैं, ठीक है, जिनका शुल्क विद्यार्थियों को पे करना होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करूँगी इसमें और क्या सुविधा है, तो इसमें फोटोकॉपी सुविधा आपको मिल जाएगी, पुराने समाचार पत्रों के अध्ययन की सुविधा आपको मिल जाएगी और साथ ही इंटरनेट की सुविधा भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी यहाँ से, जिनका अलग से आपको चार्ज करना होगा। इसके बाद दोस्तों मैं और बात करूँ इस पुस्तकालय के बारे में कि इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है समय इसका ओपनिंग और क्लोजिंग का जो टाइम है दोस्तों वो क्या रहेगा। तो दोस्तों बता दूं 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इसका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 7 से इवनिंग में 7 बजे तक रहेगा, ठीक है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। कई जगह आपको अलग अलग गाइड्स में अलग अलग मिलेगा दोस्तों, तो ये आप कंफर्म कर लीजिए यहाँ से कि यही टाइमिंग है इसका। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मॉर्निंग में 7 बजे से इवनिंग 7 बजे तक, ठीक है। यानी सुबह 7 से शाम को 7 तक इसका टाइमिंग रहेगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करूँ कि आगे सितंबर के बाद में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसका जो टाइमिंग रहेगा दोस्तों वो रहेगा 7:30 से 6:30 बजे तक। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक इसका जो टाइमिंग रहेगा दोस्तों वो रहेगा 7:30 बजे से, यानी 7:30 से 6:30 इवनिंग तक ये टाइमिंग रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी और आगे के जो लाइब्रेरी बच रहे हैं जो भी बाकी है उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।